हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। बच्चे रोशनी वेरी गुड आफ्टरनून, पुष्पा वेरी गुड आफ्टरनून, मानसी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। सो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज हमारी जो यूनिट होगी जिसके अंदर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, वो होगी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, जिसको हम बोलते हैं, यानी कोशिकाओं के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, उन सारी से रिलेटेड हम यहाँ पर करेंगे। जो बच्चे देखिए, कोशिकाओं के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, सबसे ज्यादा रिलेटेड होती हैं चीजें बीमारियों से संबंधित, क्योंकि बीमारियां हमारे शरीर में जो अराइज होती हैं उनके पीछे रीजन कोशिकाओं के बीच के आदान प्रदान, सूचनाओं में कोई दिक्कत आना, या बाहर से कोई एजेंट बीमारी फैलाने वाला आकर के कोशिकाओं के साथ में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो बच्चे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका किसी न किसी डिजीज से संबंधित बनता है। तो चलिए बच्चे, मोस्ट एक्सपेक्टेड और जो हमारे आ चुके हैं वो क्वेश्चन है, करते हैं सर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि जो मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसके जीवन चक्र में एक्सो एरिथ्रोसाइटिक रिक्जोगोनी होती है। मतलब क्या इस बात का बच्चे, देखिए ये जो आपका मैंने एक क्वेश्चन बोला आपका, इसको कई बार हम लोग इस प्रकार से बोलते रिक्जोगोनी, या सही होता है सीजोगोनी, सही टर्म होती है इसके लिए सीजोगोनी जो हमारे द्वारा बोली जाती है। बाकी सबका हिंदी वालों का अलग है इसको बोलने का, बाकी सीजोगोनी इसको हम बोलते हैं। मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है, उसके जीवन चक्र में बच्चे एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं एक्सो यानी बाहर, एरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी से बाहर, सीजोगोनी एक स्टेज आती है लाइफ के अंदर। उसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई वो कहाँ होती है। देखो मैंने कहा ना इरिथ्रोसाइटिक, यहाँ पर नाम लिखा हुआ, तो ये तो बिल्कुल समझ में आ गई बात बच्चे कि कहीं ना कहीं रेड ब्लड सेल से संबंधित बात है। लेकिन बच्चे यहाँ गलती करते हैं, सीधा आरबीसी को लगा देते हैं। भाई आरबीसी हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गेन्स के पास होती है, तो कौन से ऑर्गेन में आरबीसी के ऊपर ये स्टेज होती है, ये आपसे पूछा है। सही आंसर क्या आएगा बच्चे? सही आंसर आपका आने वाला है बी, यानी कि लीवर। तो आंसर आएगा, देखो बच्चे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लाल, देखो प्लाज्मोडियम जो होता है ना, उसके जीवन चक्र में एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं के बाहर होने वाला विभाजन, आरबीसी के बाहर उनका विभाजन होता है, ये स्टेज को बोलते हैं हम। मच्छर के काटने पर जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ना, मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ये स्पोरोजोइट्स सबसे पहले लीवर की कोशिकाओं में जाते हैं। लीवर की कोशिकाओं के अंदर ये सीजोगोनी द्वारा तेजी से क्या करते, विभाजित करते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया आरबीसी के बाहर होती है, इसलिए इसको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी कहा जाता है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप। दूसरे क्वेश्चन पे आओ बच्चे, इनमें से कौन सा प्लांट होस्ट, यानी प्लांट की कोशिका है, उसके अंदर बाहर से कोई दूसरा जीव जाएगा, तो प्लांट की सेल हो गई होस्ट जिसके अंदर जाता है। इनमें से कौन सा प्लांट होस्ट में बैक्टीरियल पैथोजेंस के एंट्री का पोर्टल नहीं है? प्लांट होस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिन जगह के माध्यम से बाहर से बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश कर जाता है। तो आपसे पूछा कौन सी ऐसी जगह है जहां से प्रवेश नहीं करता बच्चे? तो देखो स्टोमाटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहां से प्रवेश कर सकता है। हाइडेथोड्स यहां से भी कर सकता है बच्चे। लेंटी कोशिकाएं जो होती है यहां से भी कर सकता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ना, ये तो दो कोशिकाओं के बीच के चैनल होते हैं, जहां से दो कोशिकाओं के बीच का जो पदार्थ है उसका आदान प्रदान होता है, यहां से बैक्टीरिया नहीं जाता बच्चे। तो ये आ जाएगा डी वाला आंसर, ठीक है। बाकी लिखा हुआ सारी बातें। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, इनमें से कौन सा इंसानों का पैरासाइट नहीं है, यानी हमारी बॉडी के अंदर हमसे ही न्यूट्रिशन लेकर के कौन सा ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहता है, ये आप सभी के सामने लिखा हुआ बच्चे। तो प्लाज्मोडियम विविक्स होगा, या ट्राइपेनासोमा होगा, या फेजियोला होगा बच्चे, या लुम्ब्रिकस टेस्टिस। देखो लुम्ब्रिकस टेस्टिस ये क्या होता है? केंचुए को बोलते हैं बच्चे, लुम्ब्रिकस केंचुआ होता है। तो केंचुआ हमारे शरीर में थोड़ी रहता है, बाकी के रह सकते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा बच्चे आपका डी वाला। ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप सभी के लिए पढ़ सकते हो। इनमें से किस जीव के बारे में जो निपाह, हॉन्डेन, इबोला, सार्स वायरस फैलाने की रिपोर्ट है, मतलब ये जो वायरस के नाम लिखे हुए हैं कौन सा जीव के माध्यम से फैले हैं बच्चे, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके फैलते हैं सबसे ज्यादा बैट यानी चमगादड़ के द्वारा, यही लिखा हुआ बच्चे, और ये आपके लिखा भी है बैट। अगले पे आ जाओ बच्चे, अगले में है इनमें से कौन सा एजेंट, और ये सारे क्वेश्चन वो हैं बच्चे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान भी रखिएगा।
चलिए सर 5 नंबर पे आ जाओ। इनमें से कौन सा एजेंट है जो मेड काउ डिजीज के लिए, जो मेड काउ रोग होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है? तो देखो मेरे भाई, मेड काउ डिजीज के लिए जिम्मेदार होते हैं प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। देखो वायरस जो होता है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अगर उस वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड ना हो, सिर्फ प्रोटीन के पार्टिकल हो, प्रियोन्स कहा जाता है। और यही फैलाते इस बीमारी को। बीमारी में क्या होगा वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आसानी से आप पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो बच्चों। 6 नंबर पे आ जाओ क्वेश्चन पे। भारत में जो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस ये बीमारी है, इस बीमारी का वेक्टर कौन है? मतलब इस बीमारी फैलाने वाले एजेंट को हमारे शरीर तक लेकर के कौन आता है बच्चे? तो वो आता है सर क्यूलिक्स, क्यूलिक्स क्विंकवे फेसियाइट्स। ये आपका जीव है बच्चे, ये लेकर के आता है इसको हमारी बॉडी के अंदर। इसको हम लोग हाथी पांव रोग भी कहते हैं। ये मुख्य तौर पे वुचेरिया नाम का जो परजीवी, जो पैरासाइट होता है ना, उससे होता है। और इसको लेके कौन आता है हमारी बॉडी तक? क्यूलिक्स लेके आता है। 7वें क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। क्या कह रहा है आपको? क्रूसीफर का जो डाउनी मिल्ड्यू, ये बीमारी का नाम है बच्चे। ये डाउन्स मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर बीमारी किसके कारण होती है? कौन सा एजेंट है? आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये मेरे भाई होती है आपका हाइलोपेरोनोस्पोरा पैरासिटिका। ये आपके ऑर्गेनिज्म का नाम है, इसके कारण होता है बच्चे ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर जो होता है ना। सामान्यतः सरसों, गोभी, पत्ता गोभी आदि आदि ये जो आपकी सब्जियां होती हैं बच्चे, या फिर आप जो खाने की चीजें होती हैं, इनके अंदर फंगस जैसा एक पैथोजन होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर ये बीमारी लेकर के आता है। 8वें नंबर पे आ जाइए बच्चे। और ये क्या कह रहा है आपको? वायरस जो होते हैं ना, वो होस्ट सेल में कैसे प्रवेश करते हैं? मतलब वायरस अगर हमारी बॉडी में प्रवेश करके बीमारी फैलाने आए हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश किस प्रकार से करेंगे? ये आपसे पूछा इन्होंने क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चे। देखो भाई, 4 ऑप्शन में से आप लोग इनको पढ़ोगे कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है उसको घोल के प्रवेश करते हैं, या एंटीबॉडी साइट से जुड़ के करते हैं, या सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूजन से जुड़ते हैं, या होस्ट सेल पर जो रिसेप्टर साइट होती है उनसे जुड़ते हैं। तो भाई ये डी वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। होस्ट सेल मतलब हमारी कोशिका, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर साइट होती है, उनसे जुड़ते हैं और फिर प्रवेश करते हैं मेरे भाई। तो यही डी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट इज कॉल्ड एज। होस्ट के शरीर की सतह पर पैरासाइट अगर मौजूद है तो इस घटना को हमारे द्वारा क्या कहा जाता है बच्चे? इसको बोलते हैं कॉन्टामिनेशन, यानी दूषित होना इसको कहा जाएगा। अगले पे आ जाओ बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या आपका? कौन सा, ये रहा एग्लूटिनेशन टेस्ट, इनमें से कौन सा एग्लूटिनेशन टेस्ट नहीं है? देखो एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं ना, उनकी रिएक्शन होने से एक क्लोट बन जाता है। जिस भी टेस्ट में हम एंटीजन एंटीबॉडी का क्लोट बना करके टेस्ट करते हैं, गुच्छा बना करके इन दोनों का टेस्ट करते हैं, वो आपका होता है बच्चे, क्या होता है? वो आपका एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें इस बात का यूज नहीं करते? वो होता है बच्चे आपका मेंटोक्स टेस्ट कहा जाता है उसको। ओके सर, अगले पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो आपका बच्चे पोलो वायरस है उसको फैलने का मुख्य तरीका क्या होता है? देखिए बच्चे, पोलियो वायरस जो होता है आपका मुख्यतः ये आपका फीकल ओरल रूट से फैलता है। मतलब कोई व्यक्ति को पहले से अगर ये बीमारी है, उसका जो मल होगा, जो स्टूल होगा, उस मल से, उसके वेस्ट मटेरियल से क्या होगा, ये प्रदूषित फैलने वाले वायरस निकलता है। और दूसरा व्यक्ति जब कुछ भोजन खाएगा अपने हाथों के माध्यम से या पानी के माध्यम से, तो उसके मुंह से शरीर में चला जाएगा। फिर उसका पाचन होगा, पाचन के बाद फिर जो मलमूत्र निकलेगा उसमें फिर से वायरस की मात्रा मिलेगी आपको, फिर दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है। तो इसका मतलब कैसा होगा? ओरल फीकल, मुंह से मल के जरिए। 12 नंबर पे आ जाओ बच्चे। ये क्या कह रहा है आपको? 600 माइक्रोमीटर से ज्यादा साइज का कौन सा सबसे बड़ा बैक्टीरिया एकेंथारस निग्रोफस्कस की आंत में रहता है बच्चे? ये डायरेक्टली आपसे एक बात पूछ लिया। देखो भाई, आंसर क्या होगा? एपुलोसियम फिसेलसोनी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये दुनिया के सबसे बड़े बैक्टीरिया में से एक होता है। इसका आकार 600 माइक्रोमीटर से भी अधिक हो सकता है। ये मरीन, जो मरीन आपकी सर्जियन फिश होते हैं बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एगेंथ्रस बोल सकते हो,
इसकी आंत में पाया जाता है। ये इतना बड़ा होता है कि नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। और ये काम क्या करता है? मछली के पाचन में सहायता करता है बच्चे। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा हुआ है। क्या कह रहा है बच्चे? फिर से वही बीमारी एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस जिसको बोलते हैं, इसका कारण क्या होता है? वुचेरिया होता है, अभी तो हमने पीछे पढ़ा था। वुचेरिया के कारण होती है एलिफेंटियासिस, यानी हाथी जैसा पांव हो जाता है इसमें। फूड पॉइजनिंग जो होती है क्लोस्ट्रीडियम की किस प्रजाति के कारण होती है? तो बच्चा बच्चा जानता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये आपने पहले भी पढ़ा है और ये आपका अभी छत्तीसगढ़ के अंदर 2024 में ही आया था बच्चे क्वेश्चन। ठीक है, ओके। 15 नंबर पे आ जाओ बच्चे। सेब में जो फायर ब्लाइट बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो सेब के अंदर फायर ब्लाइट का रीजन कौन होता है बच्चे? एर्विनिया अमाइलोरा, इसके कारण होती है। फायर ब्लाइट जो होती है सेब के अंदर और नाशपाती के अंदर भी होती है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हो रही है। बैक्टीरिया का नाम है जिस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी आपकी होती है बच्चे। इसके अंदर जो पत्ते होते हैं ना वो झुलसे हुए से दिखते हैं। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर फैलता है बच्चे। ये फीवर किससे फैलता है? ये फैलता अमेरिकन डॉग टिक, टिक से फैलता है बच्चे। टिक जानते हो ना, टिक से ये बीमारी फैलती है आपकी। बाकी कुछ बातें इसके बारे में लिखी हैं अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो। 17 नंबर पे आ जाइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है बच्चे? यहाँ पर वायरस वगैरह के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपसे पूछा है। ओके सर। Virus contain either DNA or RNA as genetic material. The nucleic acid of virus is surrounded by protein coat. Virus multiply within the living cell using the viral mRNA tRNA ribosome और viruses multiply inside the living cell। देखो बच्चे, यहाँ पर पूछा आपसे गलत कौन सा है? जो चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, चार ऑप्शन में से लास्ट वाला बिल्कुल सही है, पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरे वाला भी सही है, तीसरे वाले में इसने जो कंडीशन दे रखी है ना, यहाँ पे देखिए सी वाले में कि लिविंग सेल में मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन ये वायरस का एमआरएनए टीआरएनए और राइबोसोम का यूज करता नहीं। ये जिस भी सेल में जाएगा उसी के जेनेटिक मटेरियल से छेड़छाड़ करता है। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ये क्या कह रहा है बच्चे? माइकोप्लाज्मा एसपीपी की पहचान नीचे दी गई सभी आम खासियतों से होती है सिवाय इसके। यानी माइकोप्लाज्मा के बारे में बोला है। कौन सी बात यहां पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बच्चे ये गलत है? देखिए भाई, सबसे पहले यहां पर जो आपको दिया गया है, हाँ, माइकोप्लाज्मा आप याद रखिएगा एक प्रकार का बैक्टीरिया ही होता है। बैक्टीरिया की एक कैटेगरी बच्चे, लेकिन ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होती। पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कंट्रोल ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये जो पेनिसिलिन ड्रग होती है ना, पेनिसिलिन ड्रग वैसे तो क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरिया को मारने में काम आती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, अपनी बॉडी के अंदर चेंज ला सकता है। चेंज लाने के कारण क्या होता है बच्चे? पेनिसिलिन जो होती है इस पे, इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? इसका सी वाला आ जाएगा कि पेनिसिलिन जो है ना इसके लिए काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए पेनिसिलिन इसके ऊपर असर नहीं करेगी बच्चे। 19 नंबर पे आ जाओ। 19 नंबर क्या कहता है आपका? किसी पैथोजन के फैगोसाइटोसिस के बाद, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा किसी बीमारी फैलाने वाले एजेंट को निगल जाना के बाद जो फैगोसोम बनता है वो लाइसोसोम के साथ मिलकर क्या बना लेता है मेरे भाई? जो फैगोसोम है वो लाइसोसोम के साथ मिलकर के क्या बन जाता है? तो फैगोलाइसोसोम बन जाएगा। लाइसोसोम को ही तो बाद में नष्ट करना है। हमारे किसी सेल ने किसी बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पकड़ लिया, निगल लिया, अब वो जो हमारे पास में मर गया एजेंट जो बीमारी फैलाने आया था, तो लाइसोसोम उसको वहां से डिस्ट्रॉय करेंगी। तो लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके साथ अटैच होंगी। तो अभी अटैच होने के बाद जो चीज बनेगी उसको क्या बोला जाएगा? फैगोलाइसोसोम के नाम से कहा जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ना, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कोरम सेंसिंग में अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में इनमें से किसे बताते हैं बच्चे? देखो, जो आपके ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है बच्चे, वो सिग्नल को आगे पहुंचाने के लिए इनमें से किस चीज का उत्पादन करते हैं? आपसे उस केमिकल का नाम पूछा है। तो मेरे भाई ए आंसर आएगा, एन एकाइल होमोसेरिन लेक्टोन्स। ये आपका वो केमिकल है जो इनके द्वारा रिलीज होते हैं। अच्छा, एक मेथड का नाम आया है यहाँ पे। मेथड क्या था? कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग क्या होता है? एक तरीका होता है जिसमें बैक्टीरिया अपने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस सिग्नल का उपयोग करते हैं, और जब ये सिग्नल आपका छोड़ा जाता है तो बैक्टीरिया पॉपुलेशन बढ़ती है,
और जिससे क्या होता है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इससे क्या होता है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, आपको क्या कहा जा रहा है, थेनाटोफोरिक डिस्प्लेसिया, जिसमें हमारी बीमारी का नाम है, जिसमें हमारी पसलियां और हाथ पैरों की ग्रोथ जो है ना प्लेटलेट्स के बढ़ने में फेल हो जाती है, जिससे जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मौत हो जाती है। ये म्यूटेशन के कारण होता है, यानी ये जो म्यूटेशन हमारे डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में परिवर्तन होने से ही बीमारी होती है। तो आपसे पूछा है कि जो सीक्वेंस में परिवर्तन होते हैं ना उनको हमने नाम दे रखे है कि भाई ये वाला सीक्वेंस में चेंज होगा तो ये पाथवे बोला जाएगा, ये वाला चेंज होगा तो ये पाथवे बोला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे जो चेंज हुआ इस बीमारी के लिए उस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये पाथवे का नाम होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, क्या कह रहा है आपको, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक्स अपनी बनावट और काम करने के तरीके के मामले में पेनिसिलिन जैसी है। पेनिसिलिन के जैसी कौन सी एंटीबायोटिक है मेरे भाई, तो वो होती है आपकी सिफेलोस्पोरिन्स। ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के जैसी ही होती है। 23 नंबर पे आ जाइए, इनमें से कौन सा हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके फिर एक रिसेप्टर से जुड़ के और बायोलॉजिकल एक्शन शुरू करता है, यानी कि अपना काम शुरू करता है मेरे भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके और रिसेप्टर से जुड़ के कौन काम करता है, वो करता है बच्चे एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल हमारा एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। स्टेरॉइड का मतलब होता है जो लिपिड में सोल्यूबल होते हैं। लिपिड में जो भी सोल्यूबल चीज होगी वो आसानी से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सकती है, पार करेगी तो आगे जाकर रिसेप्टर से जुड़ेगी और जो काम है उसका वो काम करेगी। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चे, आपको क्या कहा जा रहा है 24 में, बैक्टीरिया में जो विषाणु फैक्टर होता है ना उसकी अभिव्यक्ति किसके कारण होती है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ वायरुलेंस फैक्टर इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आप समझिएगा कि जो आपका एक कोरम सेंसिंग आपने पढ़ा था मेरे भाई, कोरम सेंसिंग ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पता लगाते हैं। अब यहां पर क्या चीज है सर, यहां पर इसका क्या मतलब है, देखिए कोरम सेंसिंग जो होती है ये प्रोसेस से ही रिलेटेड यहां पर चीज है कि बैक्टीरिया में विषाणु जो फैक्टर होता है, वायरस फैक्टर होता है, उसकी अभिव्यक्ति किसके कारण होती है ये आपसे पूछा है। तो उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए ही ये कोरम सेंसिंग होती है। जब भी वायरल फैक्टर होता है बच्चे या वायरुलेंस होता है फैक्टर, तो वायरुलेंस फैक्टर, जैसे आपने एक बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम सुना होगा, अब वो बैक्टीरियोफेज वायरस अगर बैक्टीरिया को खाएगा तो पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा। अब पॉपुलेशन के बारे में जानकारी के लिए कौन होता है, कोरम सेंसिंग होता है। तो यही है आपके पास में सही आंसर हो जाएगा ए वाला। 25 नंबर पे आ जाइए बच्चे, सेल सिग्नलिंग का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधियों से होता है बजाय कि एक विधि। मतलब यहाँ पर जो मेथड लिखे हुए हैं इनमें से एक मेथड ऐसा है जिसका उपयोग हम सेल के सिग्नल्स का पता लगाने का नहीं करते, बाकी करते हैं। तो मेरे भाई किस मेथड का यूज नहीं करते, बाई टेकिंग आउट ऑर्गेन एंड स्टडिंग देम, यानी अंगों को बाहर निकाल के। भाई अंगों को बाहर निकालोगे तो सिग्नलिंग के बारे में पता कैसे चलेगा हमें। अंग जहां पर है वहीं पर रहते हैं, उसके बाद में कुछ केमिकल्स या कुछ मेथड्स मैंने लिखे हुए हैं, उन सारे मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे कुछ कॉमन मेथड आपके इन विट्रो आपने कंसेप्टों में पढ़ा है, इन विट्रो मेथड से कर सकते हैं, सेल्स कल्चर से कर सकते हैं, या पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिसेप्टर है ना उनको ब्लॉक या एक्टिवेट करके पता कर सकते हैं कि सिग्नल का क्या मैकेनिज्म है। तो बी आंसर आ जाएगा बच्चे, ऑर्गन को बाहर निकाल के हम कभी नहीं करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे बच्चे आज के, आपके समझ लिए होंगे। ये सिग्नलिंग के बारे में थे। सिग्नलिंग के कारण ही बीमारियां होती हैं, क्योंकि एक्चुअल में सिग्नलिंग का मतलब होता है कि जो बाहर से बीमारी फैलाने वाले एजेंट होते हैं वो हमारी सेल के साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये चीज़ आप सभी ने पढ़ ली है, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गई होगी। तो आज यहाँ तक करें बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद भाई।